हेलो दोस्तों, एलयू क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। यानी कि यहाँ पर जो आवेश दिया गया है वो दिया गया है आपको 3 × 10⁻⁷ कूलाम का जो है ऋण आवेश है। यानी कि जो इस पर आवेश दिया गया है वो ऋण आवेश है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवेश हो गया ऋण आवेश, इसे हम लोग लिखते हैं क्यू से। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला आपको ज्ञात करना है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान दीजिए, पहला है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, और वो भी ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। और दूसरा ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। दूसरे नंबर में आपको यहाँ पर स्थानांतरित द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है। स्थानांतरित द्रव्यमान, इसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसमें आपको ये बताया गया कि ऊन से रगड़े जाने पर जो है पॉलीथीन का टुकड़ा जो है इतने ऋणावेश से ऋणावेशित हो गया। तो यहाँ पर जो आवेश का स्थानांतरण होगा वो ऊन से पॉलीथीन में होगा। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि चूंकि पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, अतः इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर होगा। ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर होगा। ये आपको याद रखना है। यही पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो किस पदार्थ से किस पदार्थ में होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऋणावेश था वो पॉलीथीन के टुकड़े पर था, इसलिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ वो ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर होगा। इसके अलावा आपको उसकी संख्या बतानी है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सूत्र होता है Q = Ne। तो यहाँ पर n जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जब n का मान ज्ञात करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि Q/E। अब ध्यान दीजिए, Q इसका मान आपको दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर n बराबर, यहाँ पर अगर ये दशमलव कैंसिल कर दिया जाए तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। 0 बढ़ने का मतलब ऊपर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 16। इसके बाद गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए -19 है, जब ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। और +19 से जब ये पावर 7 घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात 12 प्लस का। अब ध्यान दीजिए, अगर इसे हम लोग कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर आएगा 8, यानी कि ये आ जाएगा 15/8 × 10 की घात 12। अब इसके बाद अगर 8 से इसको हम लोग भाग करें तो ध्यान दीजिए, भाग करने पर पहले यहाँ पर 8 × 1 = 8 आएगा। इसके बाद बच जाएगा यहाँ पर 7 बचने का मतलब, ध्यान दीजिए, जब दशमलव लगा देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा 70। अब इसके बाद फिर 8 से भाग करेंगे तो फिर आएगा 8 × 8 = 64। इसके बाद जब भाग करेंगे तो 8 × 7 = 56 और इसके बाद भाग करेंगे तो 8 × 5 = 40, यानी कि इसका मान आएगा 1.875 और गुणे 10 की घात 12। ये आप भाग करके भी देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर स्थानांतरित होंगे। और स्थानांतरित किस पदार्थ से होंगे? ऊन से जो है पॉलीथीन के टुकड़े पर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर यानी कि बी, तो इसमें पूछा गया था क्या यहाँ पर जो है द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। संहति लिखा था, संहति का मतलब द्रव्यमान, तो क्या इसमें जो है द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए थे, इसलिए यहाँ पर द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर
स्थानांतरित होते हैं। अतः द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो वहां पर द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा तो वहां पर द्रव्यमान भी उसका पहुंच जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग स्थानांतरित द्रव्यमान ज्ञात करना चाहें तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें स्थानांतरित द्रव्यमान। तो अब ध्यान दीजिए, स्थानांतरित द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, और गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो जब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जब इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा तो स्थानांतरित द्रव्यमान का मान पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोगों ने ज्ञात किया है 1.875 गुणे 10⁻12 इतना है, और गुणे इसके बाद ध्यान दीजिए ME का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 इतना जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.71 गुणे 10⁻18, यानी कि जब दोनों का गुणा करके शुद्ध करेंगे तो लगभग 1.71 गुणे 10⁻18 किलोग्राम इतना मान जो है इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला लिखा है इसमें कि 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर आवेशित तांबे के 2 गोले हैं, एक ए और दूसरा बी, और इनके बीच की दूरी दी गई है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक्कृत आवेश 6.5 गुणे 10⁻7 कूलाम है। ध्यान दीजिए, पृथक्कृत यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब दोनों गोलों पर आवेश जो है इतना ही है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। और आगे लिखा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं, यानी कि जो गोले ए और बी दिए गए हैं इनकी त्रिज्याएं लगभग यहाँ पर नगण्य हैं। तो त्रिज्याएं लगभग नगण्य होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गोले दिए गए हैं वो बिंदु आवेश आप मान सकते हैं, क्योंकि त्रिज्याएं जो है इनकी नगण्य हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो है बिंदु आवेश मान लेते हैं, एक ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी आपको यहाँ पर दी गई है, इसमें 50 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर इतना हुआ। और यहाँ पर जो आवेश दिया गया दोनों गोलों पर बराबर है, यानी कि Q1 बराबर Q2, और इसका मान यहाँ पर दिया गया है 6.5 गुणे, इसके बाद दिया गया है 10⁻7 इतना आपको यहाँ पर आवेश दिया गया है। और इसमें आपको ज्ञात करना है स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण बल का मान जो है ज्ञात करना है, यानी कि F यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, जो दूरी दी गई है आपको, इसे हम लोग लिखते हैं R से, इसका मान दिया गया है 50 सेंटीमीटर। इसे मीटर में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10⁻2 मीटर। मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा कर देना है, तो ये मीटर में बदल जाएगा, ये इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिकर्षण बल। इसके लिए सूत्र यूज किया जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। इस सूत्र का यहाँ पर यूज करना है। अब इसमें ध्यान दीजिए, सभी मान यहाँ पर आपको रखने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर F बराबर, ध्यान दीजिए, इसका मान होता है 9 गुणे 10�9 इतना होता है, गुणे Q1 इसका मान रखेंगे तो 6.5 गुणे 10⁻7, Q2 इसका मान रखेंगे तो यही है 6.5 गुणे 10⁻7 बटे, यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया R² का मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर 50 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए F बराबर, यहाँ पर लिखेंगे आप 9, इसके बाद लिखेंगे गुणे 6.5, फिर गुणे 6.5 गुणे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों घाते माइनस में हैं, तो -7 और -7 मिलके हो जाएंगे 14,
और -14 से ये वाला प्लस का 9 निकाल देंगे। तो जब -14 से +9 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात -5, इतना हो गया। बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 50। अब ध्यान दीजिए इसे आप लिख सकते हैं 50 गुणे 50, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और गुणे इसका गुणा कर दीजिए तो 10 की घात यहाँ पर बन जाएगा -4, ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर इससे आप कैंसिल करना चाहें तो अब इससे ध्यान दीजिए, इससे इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं। इससे 5 से कैंसिल करिए, 5 दहम 50, और इससे जब 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। इसी प्रकार ध्यान दीजिए इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 दहम 50, यहाँ पर इससे कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए f बराबर, अगर इसका हम लोग इसमें गुणा कर दें तो 13 9 होता है 117, यहाँ पर लिखा जाएगा 117, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 1.3, इतना हुआ। इसके बाद गुणे 10 की घात -5 बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 10 और ये 10 मिलके हो जाएगा 10 की घात 2, और जब 10 की घात -4 से 10 की घात 2 घटा दिए जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात -2, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए f बराबर, और यहाँ पर जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 13 का गुणा 117 में करने पर आता है 1521, दशमलव 2 अंक पे लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए -5 से जब प्लस का 2 घटाएंगे तो ये आएगा -3 न्यूटन। इस प्रकार से ये इतना आया। अगर इससे आप मानक रूप में लिखते हैं तो ध्यान दीजिए f बराबर 1.521, दशमलव 1 अंक बाईं तरफ आ गया तो घात प्लस में 1 बढ़ जाएगी, यानी कि -3 था, जब प्लस 1 और करेंगे तो ये बचेगा -2 न्यूटन। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया, यानी कि प्रतिकर्षण बल का मान इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर बी, इसमें दिया गया यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो गोले दिए गए थे आपको, अगर इस पर आवेश की मात्रा जो है 2 गुनी कर दी जाए, तो 2 गुनी करने का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पहले आवेश था Q1, इसका मान अब आपको 2 का गुना कर देना है, यानी कि 2Q1। इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा वाला ध्यान दीजिए, इसे भी आपको 2 गुना करना है, यानी कि Q2 बराबर 2Q2, यानी कि दोनों पर आवेश की मात्रा को 2 गुना कर देना है। इसके बाद ध्यान दीजिए आगे इसी में लिखा हुआ है इसमें कि बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि गोलों के आवेश जो है वो 2 गुने और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, यानी कि आवेश को यहाँ पर जो है 2 गुना किया गया है और दूरी को जो है आधा किया गया है। तो अब ध्यान दीजिए नई दूरी हम लोग मान लेते हैं r', तो ये पहले वाली दूरी की आधी, यानी कि r/2। तो अब ध्यान दीजिए पहले वाली दूरी कितनी थी, 50 गुणे 10 की घात -2, तो चाहे तो यहाँ पर आप इसका मान लिख दीजिए 50 गुणे 10 की घात -2 बट्टे 2, इतना लिख सकते हैं। इसको जब भाग करेंगे तो ये आएगा 25 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो इस प्रकार ये दूरी का मान हो गया। तो यहाँ पर बल ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए सूत्र प्रयोग किया जाएगा, F डैश बराबर, अब की मान लेते हैं हम लोग F डैश बराबर, यहाँ पर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए Q1 यानी कि 2 गुना हो गया है, तो अब Q1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2Q1, क्योंकि आवेश 2 गुना हो गया। इसी प्रकार दूसरा वाला 2Q2 और बीच की दूरी में यहाँ पर r डैश का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए F डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 Q1 Q2 बटे r डैश का मान ध्यान दीजिए ये वाला रखिए यहाँ पर r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 4 Q1 Q2 बटे इसका वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर और 2 का वर्ग करेंगे 4 और ये पलट के ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से, यानी कि F डैश बराबर ध्यान दीजिए 4 चौक 16, इसके बाद यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मान जो आया है इसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, यानी कि ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और इसका मान हम लोगों ने ये ज्ञात किया है। तो इसकी जगह पे ये वाला मान आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा F डैश बराबर 16 गुणे इसका मान हो जाएगा 1.521 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -2, इतना। अब इसका यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए F डैश बराबर 16 से जब गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 हासिल आ जाएगा 1,
16 दूनी 32, 1 33, इसके बाद 16 पंचे 80, 3 83, 16 एकम 16, 16 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, इतना हुआ। ध्यान दीजिए 3 अंक पर दशमलव लगा, यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात -2 न्यूटन। तो ध्यान दीजिए अगर ये दशमलव 2 अंक और हम लोग बाईं तरफ ले आए, यानी कि इसको इस प्रकार लिख दिया जाए 0.243, ध्यान दीजिए दशमलव 2 अंक आगे लाएगा तो 0.243 इतना शुद्ध करके लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 10 की घात -2 यहाँ से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 2 अंक इधर आएगा तो घात प्लस में 2 बढ़ेगी, जब +2 यहाँ पर कर देंगे तो 10 की घात 0 हो जाएगी, यहाँ से ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि 0.243 न्यूटन। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सरुसम है। 1.12 का मतलब जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। उसमें जो गोला ए और बी दिया गया था, इन दोनों का साइज जो है वो सरुसम है। इसके बाद आगे इसमें लिखा है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है? तो अब ध्यान दीजिए जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है, ये उसी में बताया गया। यहाँ पर जो ए और बी हैं इनके साइज तो समान है, तो यहाँ पर एक तीसरा गोला लाया गया है। ध्यान दीजिए मान लेते हैं तीसरा गोला यहाँ पर कौन सा है, सी। तो यहाँ पर जो तीसरा गोला है इससे पहले गोले ए के साथ स्पर्श कराना है, उसके बाद फिर गोले बी के साथ स्पर्श कराना है और फिर दोनों से हटा लेना है, तो उसके बाद इस पर नया बल ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए पहले तो आपको नियम याद रखना है, जब भी दो आवेशित गोलों को स्पर्श कराया जाता है तो स्पर्श कराने पर दोनों गोलों पर आवेश का मान जो है समान हो जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक गोले पर आवेश है 5 कूलम और दूसरे गोले पर आवेश जो दिया गया है वो आपको दिया गया है यहाँ पर 9 कूलम। ध्यान दीजिए एक गोले पर आवेश 5 है, दूसरे पर 9 है, तो उन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे तो 9 5 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 7 कूलम। तो यही आवेश जो है दोनों गोलों पर हो जाएगा, पहले वाले पर भी और दूसरे वाले पर भी। याद रखिएगा जितना पहले वाले पर होगा उतना ही दूसरे पर हो जाएगा। तो ये नियम याद रखिएगा, जब भी आवेशित गोलों को स्पर्श कराते हैं तो दोनों गोलों पर आवेश का मान जो है वो समान हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो तीसरा गोला था वो अनावेशित है। अनावेशित होने का मतलब इसका आवेश जो है कितना है यहाँ पर 0, ये मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे जब तीसरे गोले को गोले ए के संपर्क में लाते हैं तो प्रत्येक पर आवेश, तो यहां पर ध्यान दीजिए लिखा गया जो तीसरा गोला था, जब इसे हम लोग गोले ए के संपर्क में लाएंगे तो प्रत्येक पर आवेश यानी कि तीसरे गोले और गोले ए दोनों पर आवेश का मान, ध्यान दीजिए इसे हम लोग मान लेते हैं Q1 डैश से। तो अब ध्यान दीजिए एक पर आवेश जो दिया गया वो दिया गया है 6.5 गुणे 10 की घात -7 और फिर प्लस तीसरे वाले गोले पर आवेश कितना है 0/2। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी इसका मान इतना ही है। 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 दशमलव लग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात -7 कूलम, यानी कि तीसरे गोले पर और गोले ए दोनों पर इतना आवेश हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर लिखेंगे आप, अब तीसरे गोले को गोले बी के संपर्क में लाने पर, तो अब ध्यान दीजिए जब इस गोले को हम लोग गोले बी के साथ स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने पर अब ध्यान दीजिए इसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग Q2 डैश। तो अब ध्यान दीजिए स्पर्श कराने पर पहले तीसरे गोले पर आवेश इतना हो गया था, जब इसके साथ स्पर्श करा दिया गया तो जो तीसरा गोला था अब उस पर आवेश इतना हो गया है। तो अब ध्यान दीजिए तीसरे गोले का आवेश इतना है यानी कि 3.25 गुणे 10 की घात -7 प्लस दूसरे गोले यानी कि गोले बी पर आवेश इतना है 6.5 गुणे 10 की घात -7/2 इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे Q2 डैश बराबर, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका मान आएगा 5 7.639 इतना हुआ,
गुणे 10 की घात -7 बटे 2। इसको जब भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 चौको 8 हो जाएगा, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, फिर एक बचेगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2 7 14 और 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। तो अब गोले B और जो तीसरा गोला है अब उस पर आवेश का मान इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप लिखेंगे अतः प्रतिकर्षण बल। तो इसके लिए ध्यान दीजिए सूत्र प्रयोग करेंगे, F बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आवेश लिखना है आपको Q1 और Q2 की जगह पे वहाँ पर ये आवेश प्रयोग करना है, यानी कि Q1 डैश और गुणे Q2 डैश और बटे में हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर। तो F बराबर यहाँ पर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 डैश, इसका मान ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3.25 गुणे 10 की घात -7, फिर गुणे Q2 डैश, इसका मान ये हो जाएगा 4.875 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -7 बटे में ध्यान दीजिए R का मान ये दिया गया आपको 50 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, ये इतना होगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान जो है लगभग 5.7 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन इतना आएगा। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इन तीनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसका वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद भाग कर देंगे, तो इतना ही मान जो है यहाँ पर आ जाएगा। इससे आप लोग जो है सॉल्व करके चेक करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर दिया गया है चित्र में, ध्यान दीजिए चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, लिखा है चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। यानी कि इस चित्र में जो है 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। यहाँ पर ये पथ चिन्ह हैं, इस प्रकार से ये पथ चिन्ह इनके दर्शाए गए हैं और इसमें लिखा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, यानी कि जो आवेश दिए गए हैं आपको यहाँ पर 3, इनके चिन्ह बताने हैं। और फिर लिखा है इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम होगा। तो यहाँ पर तीनों आवेश के चिन्ह बताने हैं, इसके अलावा जो है किस कण का आवेश संहत द्रव्यमान यानी कि Q/m का मान जो है वो अधिकतम होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कण 1 और 2 है, ध्यान दीजिए ये प्लस जो प्लेट दी गई है इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो गए, तो इसका मतलब इस पर ऋण आवेश है, क्योंकि प्लस माइनस में सदैव आकर्षण होता है। यानी कि जब आवेश सजाती होते हैं, सजाती का मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। और जब आवेश विजातीय होते हैं, विजातीय का मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, तो उनमें सदैव आकर्षण होता है। तो ध्यान दीजिए ये दोनों कण जो है ये प्लस वाली प्लेट की ओर विक्षेपित हो गए, यानी कि इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। तो इसका मतलब कण 1 और 2 पर ऋण आवेश है। और इसके अलावा जो कण 3 है ये माइनस प्लेट की ओर विक्षेपित हुआ है, इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कण 1 व 2 पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। कारण बताना चाहते तो बता सकते हैं, क्योंकि दोनों कण धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो गए, जबकि कण 3 पर धन आवेश है। तो इस प्रकार ये तीनों कणों के आवेश के चिन्ह हो गए। ये दोनों जो है माइनस यानी कि ऋण आवेशित हैं और ये वाला जो है धन आवेशित है। इसके अलावा ये पूछा गया था कि तीनों कणों में जो है किस कण का Q/m यानी कि आवेश संहत द्रव्यमान जो है अधिकतम होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये तीनों कण जो है वैद्युत क्षेत्र में चलने में t समय लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर तीनों कण जो है वो गति कर रहे हैं। तो गति करने में ये मान लेते हैं कि t समय लिया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना तीनों कण वैद्युत क्षेत्र E में चलने में t समय लेते हैं। ये मान लेना है आपको कि t समय लेते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इनका आवेश Q और द्रव्यमान m होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे अतः
आवेश Q और द्रव्यमान M के कण का वैद्युत क्षेत्र E में त्वरण, ध्यान दीजिए त्वरण को हम लोग लिखते हैं A से, और त्वरण का सूत्र होता है F बाई, ध्यान दीजिए M, इतना होता है, यानी कि त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान, और बल बराबर आपको पढ़ाया गया होता है QE, F बराबर होता है QE, इसकी जगह पे ये मान रखेंगे और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर M, इतना हुआ। तो ये आ गया त्वरण। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसका विक्षेप ध्यान दें तो विक्षेप यहाँ पर ध्यान दीजिए ऊर्ध्वाधर विक्षेप, जो ऊपर की ओर विक्षेप दिया गया ये y है, यानी कि इस तरफ का विक्षेप ऊर्ध्वाधर और ये वाला विक्षेप क्षैतिज, तो क्षैतिज यहाँ पर x है और ऊर्ध्वाधर विक्षेप y है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग बराबर 0, ध्यान दीजिए प्रारंभ में इनका ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, बाद में ध्यान दीजिए बढ़ गया, तो यहाँ पर प्रारंभ में जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो 0 होगा। और इसके बाद अब आप लिखेंगे यदि ऊर्ध्वाधर विक्षेप y है तो यहाँ पर हम लोग गति का दूसरा समीकरण प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए सूत्र हो जाएगा y बराबर हाफ, यहाँ पर लिखेंगे हाफ, इसके बाद a t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो पूरा ऐसे लिखते हैं हम लोग, यस बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इतना यूज किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इनका प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, तो u का मान 0 होने के कारण ये वाला भाग यहाँ से 0 हो जाएगा, इसलिए विक्षेप बराबर इतना लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया y बराबर हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि वेग 0 है तो ये वाला भाग 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2, त्वरण का मान ये हो जाएगा QE/m और आगे हो जाएगा यहाँ पर t स्क्वायर, इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है Q/m, इसका मतलब जो विक्षेप है वो निर्भर कर रहा है Q/m पर, इसका मतलब जो विक्षेप है ऊर्ध्वाधर विक्षेप वो Q/m के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जब विक्षेप बढ़ेगा तो Q/m का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर विक्षेप है वो सबसे ज़्यादा किस कण का है, कण नंबर 3 का, तो कण 3 का जो है ऊर्ध्वाधर विक्षेप सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर Q/m का मान भी सबसे अधिक होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः कण 3 का ऊर्ध्वाधर विक्षेप सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पर आवेश सह द्रव्यमान Q/m का मान सबसे अधिक होगा कण 3 का, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र का मान आपको यहाँ पर दिया गया है सदिश E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप, इतना लिखा है न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपको वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, इसमें लिखा है पर विचार कीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें जो इसका पहला भाग दिया गया है उसमें लिखा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो वर्ग दिया गया है इसकी भुजा दी गई है आपको, वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स आपको ज्ञात करना है जब इस वर्ग का तल जो है वो YZ तल के समांतर है, यानी कि यहाँ पर आपको फ्लक्स ज्ञात करना है पहली कंडीशन में। इसके बाद ध्यान दीजिए जो दूसरा है B, यहाँ पर दिया गया है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर अब की बार कोण दिया गया है आपको 60 डिग्री, तो यहाँ पर जो है फ्लक्स कितना होगा। तो पहले वाले में ये बताया गया था कि जो वर्ग है उसका तल YZ तल के समांतर है तो फ्लक्स ज्ञात करना है, और यहाँ पर जब थीटा बराबर 60 डिग्री है तो उस समय फ्लक्स क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्ग की भुजा दी गई है आपको, यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में है, इससे अगर आप वर्ग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए गुणा किया जाता है 10 की घात -2 से, और सेंटीमीटर स्क्वायर को यानी कि वर्ग सेंटीमीटर को बदलने के लिए 10 की घात -4 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया क्षेत्रफल। इसके अलावा बताया गया था यहाँ पर जो वर्ग का तल है उस वर्ग का तल YZ तल के समांतर है, इसलिए यहाँ पर जो सदिश होगा वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि तल YZ तल के समांतर है इसलिए क्षेत्रफल x अक्ष की दिशा में होगा। अतः क्षेत्रफल सदिश बराबर, अब ध्यान दीजिए क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा, ध्यान दीजिए 100 गुणे 10 की घात -4 I कैप, इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए याद रखिएगा आप लोग x अक्ष y अक्ष z अक्ष, मान लेते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, तो x अक्ष का सदिश होता है I कैप, y अक्ष का सदिश होता है j कैप और z अक्ष का सदिश होता है k कैप। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल था वो x अक्ष का सदिश है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ कितना लग जाएगा I कैप। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब यहाँ पर हम लोग फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है सदिश E डॉट A, इसमें मान रखेंगे तो E का मान आपको ये दिया गया है 3 गुणे 10 की घात 3 I कैप। फिर ध्यान दीजिए A, इसका मान दिया गया आपको ये यहाँ पर दिया गया, ध्यान दीजिए 100 गुणे 10 की घात -4 I कैप, इतना दिया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए 3 गुणे 10 की घात 3 इतना I कैप, और I कैप का गुणा होता है 1, तो ये मान तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए गुणे 100 का मतलब 10 की घात 2, और 10 की घात -4 से 10 की घात 2 निकल जाएंगे तो बचेगा 10 की घात -2, यानी कि ये आएगा 3 गुणे 10, 3 से 2 घट जाएंगे बचेगा 10, इसका गुणा करेंगे तो 30। मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इतना हो गया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए इसका सेकंड नंबर यानी कि बी नंबर क्वेश्चन, इसके लिए सूत्र प्रयोग करना है आपको फाई E बराबर EA cos थीटा। तो यहाँ पर EA cos थीटा यानी कि यहाँ पर जो है आपको सदिश नहीं लेने हैं, ऐसे ही मान रखना है। तो ध्यान दीजिए E, इसका मान यहाँ से आप रख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 3 A क्षेत्रफल सदिश, तो A का मान ये था। ध्यान दीजिए इससे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 दिया गया है, 100 का मतलब 10 की घात 2, और 10 की घात 2 इससे घट जाएगा तो 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आप इतना लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे आ जाएगा 10 की घात -2। इसके बाद ध्यान दीजिए कॉस थीटा दिया गया है, थीटा का मान कितना है 60, यहाँ पर हो जाएगा 60। इसके बाद ध्यान दीजिए 3 गुणे यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 से इसको भाग करेंगे 2 पंचे 10 और इसमें गुणा करेंगे 5 × 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा।